Hello friend, today we will start our new chapter, that is second law of thermodynamics. We have already seen our first chapter, first law of thermodynamics. As you know, first law of thermodynamics has some limitation. That is, first law of thermodynamics alone cannot satisfy the condition. So there is a need arises for second law of thermodynamics, which overcome the limitation offered by first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशन होने की वजह से सेकंड लॉ की हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अलोन फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बता पाता कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी या प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी, जो फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन को ओवरकम कर रहा है। तो इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक आधी प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को सेटिस्फाई करे तभी वो प्रोसेस पॉसिबल है। ओके, या तभी वो प्रोसेस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक हॉट कप का एग्जांपल दिया था कि एक हॉट कप की कॉफ़ी है जो टेबल पे रखी, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है कि वो हॉट कॉफ़ी अपनी हीट कोल्ड सराउंडिंग को देगा या कोल्ड सराउंडिंग से हीट लेके हॉट रहेगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये दो पॉसिबिलिटी है। ओके, लेकिन नेचुरली यही पॉसिबल है। तो यही एक कंडीशन है जो फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों फुलफिल करती है, इसीलिए ये प्रोसेस इस डायरेक्शन में हैपन होगी। ओके, सेकंड लॉ इन शॉर्ट क्या बताता है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में ऑकर करेगी। ओके, इन शॉर्ट अगर एक छोटे लाइन में हमें सेकंड लॉ बोलना है तो हम बोल सकते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होती है और ऑटोमेटिकली और नेचुरली कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक हीट फ्लो नहीं होगी। ओके, तो अब बताओ फर्स्ट लॉ क्या होता कि एनर्जी एक्सचेंज होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को, ये तो ट्रू है। लेकिन सेकंड लॉ ने बताया कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट जा रही है, तो इसीलिए जो कॉफ़ी है वो कुछ देर के बाद अपनी हीट सराउंडिंग को दे देगी और खुद कूल हो जाएंगे। मतलब इस डायरेक्शन में वो प्रोसेस होने वाली है। क्लियर? तो देखो, प्रोसेस ऑकर व्हेन एंड ओनली व्हेन इट सेटिस्फाई बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसके पहले थोड़ा बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर मतलब एक ऐसा हाइपोथेटिकल रिजर्वायर है कि जिसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, मतलब ये कितनी भी हीट को एक्यूमुलेट कर सकता है। ओके, इसमें हमने हीट सप्लाई की या हीट रिजेक्ट की तो इसके टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेंगे अपन, एक कोई लेक है या रिवर है। अगर रिवर में हम हॉट वाटर सप्लाई कर देंगे तो रिवर का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, रिवर वो हॉट वाटर को ऑक्यूपाई कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है। ओके, सो इन शॉर्ट थर्मल एनर्जी थर्मल रिजर्वायर क्या रहता है? एक हाइपोथेटिकल रिजर्वायर विच हैज़ लार्ज हीट कैपेसिटी, मतलब थोड़ी हीट ऐड होने से या थोड़ी हीट रिमूव होने से उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट है, एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो सबसे पहले हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ के नंबर ऑफ स्टेटमेंट थे, वैसे सेकंड लॉ के दो पॉपुलर स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखेंगे। व्हाट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट टेल अस that it is impossible for any device which operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work. Okay, अब इसको ये क्या बोल रहा है आपको समझाता हूँ। It is impossible for any engine to receive heat from reservoir and completely convert into work. ये impossible है। Okay, it is impossible for any machine to convert all supplied heat into work. जितनी भी हीट हम इस मशीन को भेज रहे हैं वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट होगी, ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो पॉसिबल क्या है? आप उस मशीन को हीट सप्लाई करेंगे,
उसमें से कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा और बचा हुआ रिजेक्ट होगा। ओके, ये नेचुरली होने वाला है। समझ में आ गया? व्हाट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस टू कन्वर्ट ऑल सप्लाइड एनर्जी इनटू वर्क डन। इन अदर वर्ड, सिंपल भाषा में बोलना है तो उसको जितनी भी हीट आपने सप्लाई किए वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसमें से कुछ पार्ट रिजेक्ट हो जाता है। अगर समझो आपने 100 यूनिट हीट सप्लाई की तो उसमें से 40 यूनिट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और 60 यूनिट रिजेक्ट हो जाएगा जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमें बताता है कि किसी भी मशीन की इफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, मतलब 100% सप्लाई एनर्जी को वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इससे हमें एक बात का पता चलता है कि ये जो एनर्जी है इसकी भी एक क्वालिटी है। बराबर, क्वालिटी है मतलब सब एनर्जी एक जैसी नहीं है, कुछ एनर्जी अच्छी है, मतलब ये हीट में कुछ एनर्जी अच्छी है कुछ अच्छी नहीं है। तो जो अच्छा वाला पार्ट है वो वर्क में कन्वर्ट हो गया और जो वीक है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, सो हम कह सकते हैं कि एनर्जी हैज़ क्वालिटी। अब इसका मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा आपके डे टू डे लाइफ में। सपोज हमारे सेकंड ईयर के क्लास में, सपोज आपके फर्स्ट ईयर के क्लास में 50 स्टूडेंट है। ओके, जब एग्ज़ाम होती है तो 50 के 50 पास नहीं होते। बराबर, 50 के 50 आउट ऑफ स्टूडेंट सेकंड ईयर को नहीं जाते। तो सपोज हमने अज्यूम किया कि 35 स्टूडेंट पास हो गए। बराबर, मतलब आपके क्लास में भी एक क्वालिटी है जो क्या बताती है कि सिर्फ 35 स्टूडेंट आगे जाएंगे और बचे वाले जो 15 है वो उसी क्लास में रहेंगे। ओके, मतलब जो क्वालिटी बच्चे थे वो पास हो गए, जिनमें पास होने की क्वालिटी नहीं थी वो फर्स्ट ईयर में रह गए। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑल्सो हैज़ क्वालिटी। जो अच्छा पार्ट है वो वर्क में कन्वर्ट हो गया, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है वो रिजेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें से केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये भी फिर से पढ़ता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस नेट अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब जो भी हीट ले रहा है वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। और इन अदर वर्ड, नो हीट इंजन कैन हैव थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 100%। 100% इनपुट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। ओके, और इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं हीट इंजन। हीट इंजन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के ऊपर चलता है। वो सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर से हीट लेगा, हीट सप्लाई, उसमें से कुछ वर्क प्रोड्यूस होगा और बचा हुआ सिंक को रिजेक्ट होगा। सिंक मतलब लो टेम्परेचर बॉडी। ओके, अब ये हीट इंजन का एग्जांपल दूँ तो अपना थर्मल पावर प्लांट, जिसमें बॉयलर रहता है, टरबाइन रहता है, कंडेंसर रहता है, पंप रहता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बॉयलर को हीट सप्लाई करते हैं, मतलब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें से बॉयलर क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, स्टीम एक्सपांड होती है और यहाँ पर वर्क प्रोड्यूस होता है। ये वर्क क्यों प्रोड्यूस हो सका? क्योंकि ये बॉयलर में वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये हीट सप्लाई की वजह से ये W आ गया है। लेकिन ये पूरा का पूरा वर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। तो बची हुई जो स्टीम है एक्सपांड हुई कंडेंसर में जाती है, अपनी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट करती है और लिक्विड में बन के फिर पंप की तरफ थ्रू बॉयलर में जाकर साइकिल कंप्लीट करती है। मतलब बॉयलर में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रही है एटमॉस्फेयर से। क्लियर? तो ये दिस इज नथिंग बट वन होल हीट इंजन। बॉयलर में हम हीट दे रहे हैं और टरबाइन से हमें हीट मिल रही और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रहा है। समझ में आ गया? ओके, तो हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, जैसे आपको मालूम है। अब उसके बारे में कुछ बोलूँगा मैं। दे ऑल रिसीव हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स, जो सोर्स उसका टेम्परेचर हाई रहता है, जैसे कि बॉयलर में हम जो कोल सप्लाई करते हैं वो। दे कन्वर्ट पार्ट ऑफ दिस हीट इनटू वर्क। पार्ट ऑफ दिस हीट बोला है, मतलब पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि हीट में क्वालिटी है। सभी हीट एक टाइप की नहीं है, कुछ हीट अच्छी है, कुछ हीट वीक है। तो जो अच्छी वाली हीट है वर्क में कन्वर्ट होगी, जो वीक है वो रिजेक्ट होगी। दे रिजेक्ट रिमेनिंग वेस्ट हीट टू द लो टेम्परेचर सिंक, जैसे कि एटमॉस्फेयर,
दे ऑपरेट इन साइकिल, साइकिल कंप्लीट हो गई। ओके, अब इसकी इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशियंसी क्या रहती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमने जितना भी इनपुट दिया है उसमें से हमें कितना आउटपुट मिला, दिस इज नथिंग बट इफिशियंसी। तो हमारा आउटपुट क्या है यहाँ पर, हम इंजन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें वर्क चाहिए, बराबर। हमारा आउटपुट क्या है, वर्क, और उसके लिए हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हीट। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा इनपुट है हीट और आउटपुट है वर्क। ओके, तो आउटपुट मतलब वर्क, उसको लिखा मैंने ये W, और इनपुट है हीट सप्लाइड। ओके, तो इधर देखो अभी, दिस इज हीट सप्लाइड, सपोज QS, ये वर्क डन W, और ये QR। जितनी जो भी हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और बचा हुआ रिजेक्ट हो रहा है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं QS इक्वल्स टू W प्लस QR। जितनी भी हीट हमने सप्लाई की, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गई, कुछ रिजेक्ट हो गई। मतलब W को हम लिख सकते हैं QS माइनस QR, बराबर। W को यहाँ पर हमने लिखा, या इफिशियंसी इक्वल्स टू W अपॉन QS। W को लिखा हमने QS माइनस QR अपॉन ये QS, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, हमें मिला 1 माइनस QR अपॉन QS। ये हो गया इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, या ये फार्मूला भी आप बोल सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ओके, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस आर लो। जो पावर प्लांट है उसकी इफिशियंसी अराउंड 40% रहती है। मतलब अगर हमने 100 किलो जूल अगर हीट सप्लाई की तो उसमें से 40 किलो जूल ही हमें वर्क मिलेगा, 60 किलो जूल एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, मतलब सेकंड लॉ हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस हैपन होने वाली है, और दूसरी चीज़ वो हमें क्वालिटी के बारे में बताता है कि एनर्जी की क्वालिटी रहती है, हर एनर्जी एक टाइप की नहीं रहती है। अगर एनर्जी की क्वालिटी नहीं होती है, एनर्जी पूरी सेम रहती, तो पूरी की पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती। ओके, नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट बताता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस that operate in cycle and produce no effect other than transfer heat from lower temperature body to higher temperature body. Okay, in short मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। It is impossible for any device, ये हमारा लो टेम्परेचर डिवाइस है और ये हमारा हाई टेम्परेचर डिवाइस है, इसको मैं H बोलूँगा, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर डिवाइस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी हेल्प। ओके, मतलब आपने डिवाइस लगा दिया, उसको आप कुछ वर्क वगैरह कुछ दे नहीं रहा है वो डिवाइस सिर्फ, और वो लो टेम्परेचर से हीट निकाल कर हाई टेम्परेचर को दे देगा। ओके, सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द डिवाइस टू सप्लाई हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मतलब जब तक हम इसको वर्क सप्लाई नहीं करेंगे इस डिवाइस को, तब तक ये डिवाइस लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट सप्लाई नहीं कर पाएगा, बराबर। जब तक हम इसको वर्क सप्लाई नहीं करेंगे तब तक लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट फ्लो नहीं होगी। हीट कब फ्लो होगी, जब हम इसको वर्क सप्लाई करेंगे। इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ रेफ्रिजरेटर। जब तक आप रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिक वर्क नहीं देंगे तब तक रेफ्रिजरेटर आपके चीज़ों को कूल नहीं रख पाएगा। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें रखी है उसकी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट करता है। मतलब वो एटमॉस्फेयर से कूल है फिर भी उसकी हीट निकाल कर एटमॉस्फेयर को दे रहा है। ये कब पॉसिबल होता है, जब आप इलेक्ट्रिक वर्क सप्लाई करते हो। ओके, ऑटोमेटिकली तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट फ्लो होगी नहीं। हमारा एग्जांपल याद रखो, हॉट कॉफ़ी है टेबल पे,
वो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग की हीट लेके हॉट नहीं रह सकती, क्योंकि हीट सराउंडिंग से हॉट कॉपी की तरफ फ्लो नहीं होगी नेचुरली, बराबर। उसे आपको वर्क देना पड़ेगा, मतलब जब आप रेफ्रिजरेटर या हीट पंप यूज़ करेंगे तभी आप कोई चीज़ को हॉट मेंटेन कर सकते हैं या कूल मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which transfer heat from low temperature to it is impossible to construct a device which can transfer heat from low temperature to high temperature without any external aid, without any external help, बराबर। जब तक ये वर्क डन की हेल्प नहीं लेता है तब तक ये हीट इधर में ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसके दो एप्लीकेशन है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो इसको मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा सोर्स, मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी, ये हो गया रेफ्रिजरेटर, और ये हो गया लो टेम्परेचर बॉडी, इसको मैं सिंक बोलता हूँ। ओके, और रेफ्रिजरेटर को आप वर्क दे रहे, ओके। और दूसरा निकालता हूँ, ये हो गया सोर्स, ये हो गया हीट पंप, ये हो गया सिंक, इसको हम वर्क दे रहे। ये क्या है? हीट पंप। तो ये क्या करेंगे, सिंक से हीट निकाल के सोर्स को सप्लाई करेंगे। ओके, दोनों भी क्लॉसेस स्टेटमेंट के ऊपर वर्क चलते हैं। ये रेफ्रिजरेटर है, ये हीट पंप है, दोनों भी क्या करते हैं, लो टेम्परेचर से हीट निकालकर हाई टेम्परेचर को सप्लाई करते हैं बाय यूजिंग वर्क डन। तो आप इन दोनों को कैसे डिफर कर पाओगे? तो हमेशा याद रखो, जब हमें कोई भी चीज़ कूल मेंटेन करनी होती है तब हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करेंगे। मतलब अगर हमें इस सिंक को 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है, ओके, तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, उतना ही वर्क लेके इसको 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करेगा। इधर सोर्स का टेम्परेचर कितना ही बढ़े, रेफ्रिजरेटर को कुछ लेना देना नहीं। रेफ्रिजरेटर का इंटेंशन क्या है, सिर्फ लो बॉडी टेम्परेचर को कूल मेंटेन करना है, जो स्पेसिफाइड कंडीशन है उसके ऊपर। ओके, उसे सोर्स के साथ में कुछ लेना देना नहीं कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है। ओके, और हीट पंप का इंटेंशन क्या है, हीट पंप हॉट बॉडी को हॉट मेंटेन करता है। मतलब इस वो कोल्ड बॉडी से हीट निकालेगा, और सपोज हमें इसको 60 डिग्री मेंटेन करना है, तो हीट पंप इधर से कितनी भी हीट निकालेगा लेकिन इसको 60 डिग्री मेंटेन करेगा। ओके, मतलब रेफ्रिजरेटर बॉडी को कूल मेंटेन करता है, और हीट पंप बॉडी को हॉट मेंटेन करता है। तो रेफ्रिजरेटर को सिंक सोर्स के साथ में कुछ लेना देना नहीं, और हीट पंप को सिंक के साथ में कुछ लेना नहीं कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ता कम होता है। समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस? रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर बॉडी को कूल मेंटेन करेगा, और हीट पंप हॉट टेम्परेचर बॉडी को हॉट मेंटेन करेगा। इसका इंटेंशन ये रहता है, इसका इंटेंशन ये रहता है। समझ में आ गया? अब इसमें COP निकालते, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आती है। तो अगर इफिशिएंसी लेंगे तो इफिशिएंसी 100 से ज़्यादा आएंगे, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पर COP यूज़ करते हैं। COP अगेन परफॉर्मेंस का पैरामीटर है, तो वो भी क्या रहता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हम रेफ्रिजरेटर का देखेंगे, ये रेफ्रिजरेटर है, हम रेफ्रिजरेटर को आउटपुट क्या दे रहे हैं, ये वर्क, बराबर। उसके बदले में ये QR हीट लो बॉडी से बाहर आ रही, क्योंकि इसे हॉट कूल मेंटेन करना है, और QS हीट सोर्स को जा रही। ओके, मतलब हमें क्या करना है, इस बॉडी को, ये बॉडी को कूल रखना है, तो हमें QR हीट निकालनी पड़ेगी उसमें से। तो हमारा इनपुट आउटपुट क्या हुआ, QR, और हमारा इनपुट क्या हुआ, W। हम रेफ्रिजरेटर को इनपुट दे रहे W, उसके बदले में QR मिल रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, आउटपुट है हमारा QR और सप्लाई कर रहे W। अब फिर से देखो, W को हम लिख सकते हैं QS माइनस QR। ओके, तो ये हो गया COP ऑफ रेफ्रिजरेंट। सिमिलरली
यहाँ पर देखो हीट पंप की ये निकाली है। अब हीट पंप क्या करता है, हीट पंप का इनपुट दिया हमने वर्क डन, इसने ये क्यू आर निकाल लिया और ये क्यू एस सप्लाई कर रहा है हार्ड बॉडी को। इसे हार्ड बॉडी को मेंटेन करना है, मतलब इसे उस बॉडी को क्यू एस सप्लाई करना है। क्यू आर कितना निकलता है कुछ लेना देना उसे सिर्फ क्यू एस की स्पेसिफिक अमाउंट इस हार्ड बॉडी को सप्लाई करनी है। तो इसमें हमारा आउटपुट क्या हुआ, क्यू एस, और इनपुट क्या हुआ, डब्ल्यू। देखो क्यू अपॉन डब्ल्यू, ओके। और इन दोनों में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये सी ओ पी इक्वल्स टू सी ओ पी ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आर। इसमें अगर हम वन मिलाते तो ये क्या होगा, ये हम इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा क्यू आर प्लस ये ब्रैकेट इधर गया तो क्यू एस माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस माइनस क्यू आर, क्योंकि हम डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया। क्यू आर यू आर कैंसिल, क्या बचा, क्यू एस अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आर। तो ये क्या हो गया, सी ओ पी ऑफ हीट पंप। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन इक्वल्स टू सी ओ पी ऑफ एच पी, या इन अदर वर्ड हीट पंप की इफिशिएंसी सी ओ पी रेफ्रिजरेटर से हमेशा एक से ज़्यादा रहेगी, लेकिन कब, जब वो दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट में वर्क कर रहे तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेफ्रिजरेटर है और ये हीट पंप है। इसका टेम्परेचर सपोज T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। जब टेम्परेचर लिमिट सेम रहेगी, तब हीट पंप की सी ओ पी रेफ्रिजरेटर के सी ओ पी से एक से ज़्यादा रहेगी। मतलब इस केस में अगर रेफ्रिजरेटर की सी ओ पी 3 है तो इस केस में ऑटोमेटिकली 4 रहेगी। कब, जब दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं। क्लियर। तो ये होगा, आज हमने हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और सी ओ पी एच पी हीट पंप देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विवेलेंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।